हेलो दोस्तों, नमस्कार। राजनीतिक दल और दबाव समूह दोनों ही अंतर संबंधित है। इनको याद करना बहुत ही आसान है। आपको महत्वपूर्ण चीज़ें आपको इनके बारे में याद करनी होगी। राजनीतिक दल लोकतंत्र में तेल तुल्य माने गए हैं, यानी कि जो लोकतंत्र है एक जहाज है और राजनीतिक दल उसमें एक तेल की भांति कार्य करता है। एक बार कथन आया था कि लोकतंत्र में किसको तेल यानी कि तेल तुल्य माना गया है, तो राजनीतिक दल को माना गया है। भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी कि ये भी पूरा रहता है कि भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है, एक दलीय, द्विदलीय या बहुदलीय। तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। आपको पता है 1985 के दल बदल निषेध कानून के तहत राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। किसके तहत? वैधानिक दर्जा, यानी कि कानूनी दर्जा किस अधिनियम के द्वारा दिया गया है? तो 1985 के दल बदल निषेध कानून के तहत इनको राजनीतिक दलों को वैधानिक दर्जा दिया गया है। इसी तरह 1989 में व्यवस्था की गई जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत इसके धारा 29 के तहत ये कहा गया कि अब राजनीतिक दलों को संविधान के प्रति और धर्मनिरपेक्षता के प्रति और लोकतंत्र के प्रति निष्ठा की शपथ लेना आवश्यक है। ये आपके 10वीं की बुक में दिया हुआ है, बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही। तो आपके धारा 29 को आपको ध्यान रखना है। अब आपको जो पूछा जाने वाले जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो राजनीतिक दल है दो तरह के होते हैं, राष्ट्रीय दल और राज्य स्तरीय दल। तो राष्ट्रीय स्तरीय जो दल होते हैं उनके लिए बनने के लिए क्या योग्यताएं आवश्यक है? ध्यान देना, लोकसभा और विधानसभा, यानी कि यहाँ पर केवल लोकसभा ही नहीं है, यहाँ पर विधानसभा भी है, दोनों है। इनमें वेद मतों, यानी कि वेद मत वो होते हैं, जैसे मान लीजिए बहुत से मत डाले जाते हैं और मत डालने के बाद में कुछ वोट खारिज हो जाते हैं। खारिज होने के बाद में जो वेद मत बचते हैं, तो इस पर भी ध्यान रखना कि वेद मतों में, यानी कि अगर किसी राज्य या विधानसभा के चुनाव में या लोकसभा के चुनाव में वो कुल मतों में से 6% मत प्राप्त करते हैं, कितने राज्यों से? 4 राज्यों से या अधिक राज्यों से प्राप्त करते हैं, और कम से कम वो 4 सीटें भी जीते, तभी उनको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाएगा। नंबर 1 शर्त तो ये हो गई। दूसरा, लोकसभा की कुल संख्या का 2% 3 राज्यों से जीते। जैसे लोकसभा की कुल संख्या मान लीजिए 545 है, तो उनमें से अगर 2% सीटें जीतता है कोई भी दल, यानी कि लगभग 11 सीटें जीतता है, 3 राज्यों से प्राप्त करता है, तो उसको भी राजनीतिक दल का दर्जा दिया जा सकता है। इसी तरह एक शर्त और जोड़ी गई, अगर कोई दल 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त है तो उसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया जाता है। जैसे भारत में एकमात्र दल है जिसको इस आधार पर दर्जा दिया गया है, वो कौन सा है? आपको ये यहाँ पर है, ये वाला 7वां राष्ट्रीय पीपुल पार्टी, यानी कि एनपीपी। इसकी स्थापना 2013 में हुई थी और इसको 2019 को ये राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था। किस आधार पर? क्योंकि ये 4 राज्यों में 4 राज्य स्तरीय दल था। अब 4 राज्य आपको पूछ सकता है कौन कौन सा? जैसा आपको पता है, अगर अपने स्कूल में पढ़ते हैं या कहीं गांव में रहते हैं तो अपन किसी व्यक्ति को नाम चिढ़ाते हैं, तो आप बोल सकते हो कि मेमना अरुण, यानी कि अरुण क्या है? मेमना है। तो मे से मेघालय, म से मणिपुर और न से नागालैंड और अरुण से अरुणाचल प्रदेश, यानी कि 4 राज्यों में इसके राज्य स्तरीय दल है। तो आपके भी पूछ सकता है कि किनमें से कौन से राज्य में ये दल नहीं था। इसी तरह राज्य स्तरीय दल को दर्जा प्राप्त करने के लिए कुल अभी तक 52 राज्य स्तरीय दल है। हो सकता है कि 1 या 2 कम ज़्यादा हो जाए अभी वर्तमान के आंकड़ों में। तो अभी राज्य स्तरीय की संख्या 52 है। इनको राज्य स्तरीय दल प्राप्त करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि विधानसभा की कुल वेद मतों का 6% मत प्राप्त करे और कम से कम 2 सीटें प्राप्त करे। उस राज्य में जो चुनाव हो तो वहाँ वेद मतों में 6% मत प्राप्त करे। यहाँ भी 6% है, यानी कि लोकसभा में 6, विधानसभा में 6, इधर भी लोकसभा में भी कितने? 6, यानी कि दोनों में 6 है, यहाँ भी 6 है। केवल सीटों में अंतर है, यहाँ 4 सीटें हैं तो यहाँ 2 सीटें हैं और लोकसभा में केवल 1 सीटें हैं। तो ये ध्यान रखना है। इसी तरह अगर विधानसभा के वेद मतों में केवल 3% मत प्राप्त करता है और 3 ही सीटें प्राप्त करता है, तब भी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जाता है। और लेकिन अगर वो एक भी सीट प्राप्त नहीं करता दल, और केवल लोकसभा या विधानसभा के वेद मतों में, जिस राज्य में चुनाव हो रहा है तो उसके लोकसभा की जो मत पड़ रहे हैं या विधानसभा के जो मत पड़ रहे हैं
उनमें मतों में से केवल वो 8% मत प्राप्त करता है, कुल मतों में से, वैध मतों में से केवल 8% मत प्राप्त करता है, तभी उसको राज्य स्तरीय दल का दर्जा दिया जा सकता है। तो आपको ये शर्त ध्यान रखनी है, क्योंकि आपके आएगा कि राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए इनमें से कौन सा सही कथन नहीं है, या राज्य स्तरीय दल बनने के लिए कौन सा कथन सही नहीं है। दूसरी बात, आपको ये भी ध्यान रखना है, 1951-52 में भारत में कुल पंजीकृत राष्ट्रीय दल 14 थे, वर्तमान में 8 राष्ट्रीय दल है। तो आपको इनका क्या ध्यान रखना है, क्योंकि आपको हम मिलान वाला क्वेश्चन आएगा, जिसे आपके राष्ट्रीय दल उनकी स्थापना का मिलान आ सकता है, या फिर आपकी वर्तमान जो अध्यक्ष है उनका मिलान वाला क्वेश्चन आ सकता है, या फिर आपकी जो चुनाव चिन्ह है, जिन राष्ट्रीय दलों का जो चुनाव चिन्ह है वो आ सकता है। तो इनको आपको मिलान करना है। तो आपको देखना है, जैसे कांग्रेस की स्थापना हुई थी 1885 में, वर्तमान जो अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, इनका चुनाव चिन्ह हाथ है। बीजेपी की स्थापना 1980 में हुई थी, वर्तमान में जो अध्यक्ष है जगत प्रकाश नड्डा है, कमल का फूल चिन्ह है। बहुजन समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना 1984 में हुई थी, वास्तविक संस्थापक इनके काशीराम थे, वर्तमान में अध्यक्ष मायावती, चुनाव चिन्ह हाथी। सीपीआई, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1925 में, इसकी राजा है जो अध्यक्ष है डी राजा, अंशिया और बाली इसका चुनाव चिन्ह है। सीपीआई मार्क्स यानी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसकी स्थापना हुई थी 1964 से, सीपीआई से ये अलग हुई थी। इसके वर्तमान अध्यक्ष है सीताराम सेंचुरी, और इसकी जो चुनाव चिन्ह है अंशिया हथौड़ा तारा। और तृणमूल कांग्रेस, इसकी स्थापना हुई थी 1998 में, अध्यक्ष है ममता बनर्जी, फूल और घास इसके चुनाव चिन्ह है। राष्ट्रीय पीपल पार्टी, जो सबसे नवीनतम राजनीतिक दल है, इसकी स्थापना 2013 में हुई थी, और 2019 में इसको राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया था, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष है कॉनराड संगमा, और इसका चुनाव चिन्ह है पुस्तक। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, इसके अध्यक्ष शरद पवार, और इसके चुनाव चिन्ह है घड़ी। तो इस तरह से आपको उनको ध्यान रखना है। लेकिन आपको एक चीज और ध्यान रखना है कि इसमें से आपको वर्तमान प्राचीन से नवीनतम राजनीतिक दलों को क्रम से जमाइए, यानी कि प्राचीन से नवीनतम दलों को क्रम से जमाइए। जैसे कहते हैं कि कांग्रेस सबसे प्राचीन है, उसके बाद में सीपीआई है, फिर सीपीआई मार्क्स है, फिर बीजेपी है, फिर बहुजन समाजवादी पार्टी है। इस तरह से आपको इस क्रम भी ध्यान रखना है सनों का, कि किस तरह से प्राचीन नवीनतम है। ये आपके राजनीतिक दलों से पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। और कक्षा 10 की जो पुस्तक दी हुई है, उसमें से आपको मैकाइवर, उनकी 2-3 परिभाषा जरूर ध्यान रख लेना, क्योंकि परिभाषा आप पूछ सकते हैं राजनीतिक दलों से। इसके अलावा राजनीतिक दलों से पूछने लायक और कोई क्वेश्चन नहीं होता। और दबाव समूह भी है। दबाव समूह बिल्कुल सिंपल है। दबाव समूह वे होते हैं जो एक समान हित रखने वाले जो समूह होते हैं। जैसे मान लीजिए अध्यापक वर्ग, उनका एक समान हित है शिक्षण व्यवस्था, या छात्र श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग, कुछ भी मान लीजिए, या व्यापारी वर्ग, जिनके एक समान हित होते हैं। इन हितों के लिए, अपने हितों के लिए, वो अपने हित साधने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं। अपने हितों की पूर्ति करने के लिए जो समूह सरकार पर दबाव डालते हैं, उनको दबाव समूह कहते हैं। अब ये दबाव समूह अनेक तरह के हो सकते हैं, यानी कि कुछ दबाव समूह तो राजनीतिक दलों से संबंधित भी होते हैं। यानी कि क्या आपसे पूछ सकता है कि क्या दबाव समूह राजनीतिक दलों से संबंधित होते हैं? हाँ, होते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए, आपको पता है, जैसे कांग्रेस से संबंधित जो दबाव समूह इंटक है, बीजेपी से संबंधित दबाव समूह भारतीय मजदूर संघ है, ये सीपीआई से जो संबंधित है एटक SA2 है। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन से राजनीतिक दलों से संबंधित दबाव समूह है। इन दबाव समूहों को अनौपचारिक सरकार भी बोलते हैं, आदर्श सरकार भी बोलते हैं, और अज्ञात साम्राज्य भी बोलते हैं। अज्ञात साम्राज्य का दर्जा दिया गया है S.E. फाइनर ने। यानी कि दबाव समूह में केवल इतना ही मिलता है, केवल आपको जो विशेषताएं ध्यान रखनी है। जैसे राजनीतिक दलों के क्या क्या कार्य हैं, दबाव समूह के क्या क्या कार्य हैं, ये कार्य आपको कहीं भी मिल जाएंगे। उन कार्यों को जरूर पढ़ लेना, कौन कौन से कार्य हैं। बस इतनी सी क्लास में मैं आपको इतना जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो बताने वाला था, क्योंकि हो सकता है कि कहीं यहाँ से एक क्वेश्चन आपके बैठ जाए। धन्यवाद, नमस्कार। इसी क्लास का यही उद्देश्य था कि आपको एक बार इसका रिविजन भी हो जाए और आपको समझ में भी आ जाए।